हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोगों का जो त्रैमासिक परीक्षा है उसका लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सिलेबस कंप्लीट होने से मतलब ये है कि जब आप मेरे इस चैनल को देखोगे तो इसमें कुछ वीडियो ओल्ड डले हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के काफ़ी अच्छे और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो डले हुए हैं। वो आप लोग देखेंगे, सही स्वाभाविक है। और आप लोगों ने देखा होगा और उनको नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर आएंगे। नॉट ओनली अभी आपकी टर्मिनल एग्जाम्स के अंदर, बट आपकी जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आएंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को जो उस लास्ट ईयर जो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था बहुत सारे चैप्टर्स, तो उसके आगे के मैंने अभी अभी आपको पिछले 1 डेढ़ महीने में वीडियो डाले हैं। तो हमारा जो एक चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का जनन स्वास्थ्य, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, उसमें मैं केवल एक ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट डाल पाया था, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। उसको आप लोग देख लेना। अब इस चैप्टर में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हैं जो आज हम कवर करेंगे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा जो जनन तंत्र है, उस जनन तंत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, और ये इन्फेक्शंस किन कारणों से होते हैं, और इसके कारण हमें क्या आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेनली हमारी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, उससे रिलेटेड होता है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इजेंशियल प्रोसेस है हमारी लाइफ की। जस्ट लाइक हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है ना। इसी टाइप से रिप्रोडक्शन भी हमारी बॉडी की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें हम लोग अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। और वो क्यों प्रोड्यूस करता है? इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स रेसेस, मतलब अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वो जनन करता है। और आप सभी को मालूम है कि जो व्यक्ति है, जैसे आप हो, स्टूडेंट हो, अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप जब अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे, जब आप मेच्योर हो जाओगे, तो आपके पेरेंट्स भी आपकी शादी करेंगे। और शादी जब हो जाती है तो शादी के बाद ऑब्वियसली बच्चे होना चाहिए। अगर बच्चे नहीं होते हैं मीन्स आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और आज हम लोग देखते हैं कि जो प्रेजेंट सिनारियो है, इस प्रेजेंट सिनारियो में आप लोग देखेंगे तो जितने भी लोगों की आज मैरिज होती है, मान के चलो 10 लोगों की एक सैंपल अपन ने लिया कि 10 लोग एक लोगों ने मैरिज की है, उनमें 10 में से 50% लोगों को, मतलब 50% लोग, मतलब 5 लोगों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? इसके कारण जो हैं वो वायरस, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोवन इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा लेक ऑफ सेक्स हार्मोन सिक्रेशन, इसके अलावा जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो जाती, कुछ विकृतियाँ हो जाती, कुछ समस्याएं आ जाती, इसके कारण से भी हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, और नॉर्मली ये मैरिज कपल अनएबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है। तो ये इन सारी समस्याओं को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी, या जिसको हम लोग बांझपन कहते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। तो बांझपन के कारणों में सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि एक तो होता है सेक्स हार्मोन का अल्प स्त्रावन, अंडर सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। इसके अलावा ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग नशा करते हैं, मतलब एडिक्शन होता है किसी को, कोई अल्कोहल करता है, कोई
सिगरेट स्मोकिंग करता है या कोई ड्रग्स एडिक्शन करता है, ये सारे कारण हो। इसके अलावा लेट एज में मैरिज होना, है ना, और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, है ना। अब इनफर्टिलिटी अपनी जगह एक समस्या है, बट अपनी कंट्री में एक और समस्या भी है कि अपने देश में, विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सरकार को प्रोत्साहित करना पड़ रहा है कपल्स को कि बच्चे पैदा करिए आप। अपने देश में हम लोग को ये कहना पड़ रहा है सरकार को कि आप बच्चे मत पैदा करिए, ज़्यादा मत। उसका कारण क्या है? हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा कारण है हमारा। तो हमारे देश में, क्योंकि हम अपने देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आप अपन दूसरे देश की बात क्यों करें? अपन तो अपने, क्योंकि अपने को यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, ठीक है। तो अब अपन अपने देश की बात करें तो अपने और अपना जो सिलेबस भी है वो भी अपने देश को लेकर ही डिजाइन किया गया है। तो अपने से कोई ऐसा तो नहीं कनाडा के सिलेबस के क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इंडियन सिलेबस के हो। तो यहाँ पर अपने देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि की, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमारे देश में जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि आज हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का सबसे नंबर 1 देश है। मतलब चाइना की पॉपुलेशन पहले हमसे ज़्यादा थी, बट हम चाइना से भी आगे निकल गए। तो हमारे देश में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, और जनसंख्या वृद्धि को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब चाइल्ड बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन से परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो उसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो अपने देश में अर्ली मैरिज हो जाती है, मतलब बच्चों की कम विवाह में, कम कम एज में शादी कर देते हैं। दूसरा, हमारे देश की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो इस टाइप का है कि यहाँ पे जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं इनमें मैच्योरिटी भी, सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। इसके अलावा हमारे देश में पुत्र मोह की इच्छा में भी लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक आर्थिक कारण भी है बच्चे पैदा करने का, कि लोगों को ऐसा सोच है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा इनकम के सोर्सेस डेवलप होंगे। इसके अलावा लिटरेसी मतलब जो जिसको बोलते हैं हम निरक्षरता, भी एक कारण है। यहाँ पे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, कम उनको ज्ञान है, और स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ज्ञान नहीं है। और वो अभी भी ये सोचते हैं कि जो चिल्ड्रंस आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, मतलब बच्चे भगवान की देन है, ठीक है ना। इसके अलावा पोली मैरिज सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है एक से अधिक विवाह करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपना आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, और जलवायु भी कारण भी है। ऐसे बहुत सारे मतलब पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, क्लाइमेटिक भी है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से हमारे देश की, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन को चेक करने के लिए, इन ऑर्डर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 चिल्ड्रन पॉलिसी लागू करी। मतलब दो बच्चों वाली पॉलिसी भारत में वर्षों से लागू है। 1951 में भारत ने 2 बच्चों की जनसंख्या नीति चालू करी थी। उसमें ये बताया था कोई भी मैरिज कपल 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेगा, ठीक है ना। पर उसका बहुत जगह लोग फॉलो नहीं करते हैं। अधिकांश लोगों के 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, और कुछ लोगों के 8-8, 9-9 बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इसके कारण से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही तो उसके साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। साइड इफेक्ट ये आ रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, पोवर्टी हो गई है अपने देश में, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई। मतलब जब एक समस्या होती है ना तो वो 2-3 समस्याओं को अपने साथ लेके आती है, ठीक है। तो ये जनसंख्या जो वृद्धि है
ये हमारे बहुत बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में गरीबी का, प्रदूषण का, है ना। और जो आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश में आप लोग अभी पेपरों में न्यूज़ में पढ़ रहे हो, पर डे आप लोग देख रहे हो बहुत जगह नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, मतलब प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, कहीं बाढ़ हो रही है, कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है। ये सब कारण जो है ना, ये इनको अगर आप इनकी मतलब इनकी रूट में जाओगे, मतलब इनकी जड़ में जाओगे, तो इनकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे देश की जनसंख्या से रिलेटेड है। तो ये भी एक पूछते हैं एग्जामिनेशन के अंदर कि क्या कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ के, ठीक है ना, मतलब जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण। हालांकि ये अत्यंत सरल प्रश्न है और ये आप लोग कर दोगे, कोई इसमें ज़्यादा इश्यू नहीं। +2 के बच्चे और खासकर साइंस के बच्चे इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर देते हैं। बट प्रश्न की समस्या कहाँ आती है, जब आती है जब ये क्वेश्चन पूछते हूँ शिशु जन्म नियंत्रण की विधियों को समझाइए, मतलब एक्सप्लेन द चाइल्ड बर्थ कंट्रोल मेथड। तो शिशु जन्म नियंत्रण की जो विधियां हैं वो दो टाइप की विधियां हैं। एक तो होती है आपकी परमानेंट मेथड्स होती है और एक टेम्परेरी मेथड्स होती है। परमानेंट मेथड ऐसी होती है जिनमें उनको अपनाने के बाद व्यक्ति बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, मतलब वो चाइल्ड होंगे ही नहीं। और टेम्परेरी मेथड, ये जो अस्थायी विधि होती है, they are generally adopted by the peoples in order to create the gap between the childs, मतलब दो बच्चों के बीच में गैप के लिए ये विधियां अपनाई जाती है। और कोई व्यक्ति चाहे तो इनको लाइफ लॉन्ग भी अपना सकता है चाइल्ड बर्थ कंट्रोल के लिए। तो सबसे पहले हम स्थायी विधियों के बारे में बात करते हैं, मतलब परमानेंट मेथड्स। तो स्थायी विधियां हमारे पास दो विधियां हैं। एक विधि होती है आपकी वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होती है, मेल में की जाती है, पुरुषों में। इसको नरबंधीकरण या मेल स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जब मैंने आपको ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मतलब नर जनन तंत्र समझाया था, इसका वीडियो भी डाला हुआ है अपने इस चैनल में, आप लोग देखना, ठीक है ना। उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था एक बार। और इसमें क्या होता है कि जब हमारे टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं और उन स्पर्म को जो स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंस जब ले जाती है, तो वासा डिफरेंस या शुक्र वाहिनी को काट कर चिपका देने की जो विधि होती है, इसको बोलते हैं मेल स्टेरिलाइजेशन या वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है कि जब वेसेक्टोमी अगर कर देते हैं, तो जब फीमेल के साथ मेल रिप्रोडक्टिव कांटेक्ट करता है, मतलब जनन करता है, तो उसके अंदर सीमेन तो जाता है बट सीमेन के अंदर स्पर्म्स नहीं होते। इस टेक्निक को वेसेक्टोमी कहते हैं। वेसेक्टोमी मतलब एक परमानेंट मेथड से है, और हालांकि इसमें भी आजकल नॉन सर्जिकल वेसेक्टोमी भी होती है। नॉन सर्जिकल वेसेक्टोमी मतलब लेजर टेक्निक, आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई जिसमें लेजर मशीनें रहती है। उन लेजर मशीनों के द्वारा लेजर गन रहती है, वो लेजर गन से वैसे वो जो वासा डिफरेंस होती है उसको वो लाइगेट कर देते हैं। तो उसमें नॉन मतलब कोई चीरा नहीं होता, कोई टाके नहीं लगते। पहले के ज़माने में सीजर होता था, ऑपरेशन होते थे, टाके लगते थे और काफ़ी दिनों तक व्यक्ति को बेड रेस्ट करना पड़ता था, ठीक है। आजकल तो आप अगर जैसे करवाना है, आप हॉस्पिटल में जाओ, आपको 10 मिनट में आपकी वेसेक्टोमी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और केवल एक 24 आवर का हल्का फुल्का रेस्ट कर लो, अगर कोई हेवी काम नहीं कर रहे हो तो वो भी रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक नॉन सर्जिकल मेथड भी आ गई इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। और सर्जिकल तो होती है वेसेक्टोमी। इसी टाइप की जो एक टेक्निक होती है जो फीमेल के द्वारा एडाप्टेड होती है, फीमेल के द्वारा, क्योंकि अपना जो भारत जो देश है, उस भारत देश में पुरुष प्रधान देश है, तो जहाँ पर हर काम में महिलाओं को आगे कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब वो बच्चे पैदा करती है तो पुरुष ये कह देते हैं कि अब ऑपरेशन भी तुम ही करवा लो। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो 90% केसेस में फीमेल स्टेरिलाइजेशन ही ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप 100 लोगों को अगर एक जगह इकट्ठा करो और उनमें अगर उन्होंने स्टेरिलाइजेशन ये अपनाया है, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत कम ऐसे 10% लोग होंगे जहाँ पर मेल ने
वेसेक्टोमी करवाई, अदरवाइज फीमेल के अंदर ट्यूबिक्टोमी ही करते हैं। तो ट्यूबिक्टोमी में क्या काम करते हैं कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, जो ओविडक्ट होती है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, आपको सभी को मालूम है कि ह्यूमन बींग के अंदर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब में होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब को काटना और चिपकाना, मतलब कटिंग एंड लाइगेटिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूबिक्टोमी, है ना। और ये फीमेल स्टेरिलाइजेशन या मादा बंदीकरण की एक टेक्निक है, ठीक है ना। ये भी एक परमानेंट मेथड है, हालांकि इनमें भी इतने सोफिस्टिकेटेड कर दिया है कि इनमें भी स्टेरिलाइजेशन कैन बी डन इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ और रीमैरिज, है ना। कभी कभी क्या रहता है, कोई महिला है उसका पुनर्विवाह हो गया या उसके बच्चे की मृत्यु हुई, तो इसमें भी रिकेनलाइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये वेसेक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी जो है, दीज आर द टू परमानेंट मेथड्स ऑफ चाइल्ड बर्थ कंट्रोल। अब हम आते हैं टेम्परेरी मेथड्स पे। टेम्परेरी मेथड्स जो रहती है, अस्थायी विधियाँ, उन टेम्परेरी मेथड्स के अंदर कंट्रासेप्टिव पिल्स आती है। कंट्रासेप्टिव पिल्स जो रहती है मतलब हार्मोनल गोलियां रहती है। इन कंट्रासेप्टिव पिल्स को किसी भी डॉक्टर की सलाह से फीमेल्स के द्वारा लिया जाता है। ये कंट्रासेप्टिव पिल्स जो रहती है, ये ब्रांड नेम से मार्केट्स के अंदर आती, जैसे माला डी है, सहेली है। ये गोलियां जो हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज मिलती हैं। इन गोलियों का किसी भी महिला को एक माह में 15 दिन सेवन करना होता है। मतलब जैसे एक महीना 30 दिन का होता है और ह्यूमन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो भी 28 दिन का होता है। तो वो शुरू के 15 दिन लेना है महिला को, एक गोली पर डे, है ना। और नेक्स्ट जैसे 15 दिन हो गए लेते लेते, जैसे 1 तारीख से स्टार्ट करी तो 15 तारीख तक लेना है। 15 के बाद फिर आपको नहीं लेना है। फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो फिर आपको 1 तारीख से वापस स्टार्ट करना है। तो ये जो मतलब जिनको बोलते हैं हम लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये कंट्रासेप्टिव पिल्स जो रहती है ये फर्टिलाइजेशन को रोकती है। मतलब इट प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। तो ये भी अस्थायी विधि है कि जब तक कोई वुमेन है, अगर वो बच्चा नहीं चाह रही तब तक वो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती रहे, और जब उसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे बेबी प्लान करना है तो वह उसके पहले 1 माह पहले वो कंट्रासेप्टिव पिल्स खाना छोड़ दे, तो अब तो उसके अंदर फिर वापस कंसीव हो जाएगा। मतलब इसका ओवम है वो स्पर्म को कंसीव कर लेगा। इस टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल साइंस की, इसको बोलते हैं कंसीव। कंसीव का मतलब होता है अंडाणु के द्वारा शुक्राणु को ग्रहण करना, मतलब इसको कंसीव पावर कहते हैं। अगर ये कंसीव पावर किसी फीमेल का खत्म हो जाता है तो ये भी एक मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है, मतलब ये भी एक मुख्य कारण होता है बांझपन का। फिर उसके बाद आते हैं आपको आईयूडी। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या कभी कभी किसी किताब में आईयूसीडी भी लिखा रहता है। तो इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस में एक स्पेशल टाइप की टी लूप होती है। पहले तो ये कॉपर की बनी होती थी, बट नावेडेज मैंने जैसे कहा ना, मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया कि आजकल ये रबर की लूप भी बनी होती है। क्योंकि इसको शुरू में कॉपर की बनी होती थी इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया कॉपर टी। टी मतलब अंग्रेजी के लेटर होता ना टी, ऐसी लूप होती है। इसको कोई भी जो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होती है, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर होती है, वो उस महिला के जनन मार्ग में, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बिटवीन यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब, मतलब गर्भाशय और अंडनलिका के बीच में प्रत्यारोपित कर देती है, इम्प्लांट कर देती है। और चूंकि अब ये बैरियर के रूप में काम करेगी, अवरोधक के काम में करेगी। अगर ये कॉपर टी उसने इम्प्लांट करवा ली अपनी बॉडी के अंदर, और अगर वो रिप्रोडक्शन करती है अपने मेल पार्टनर के साथ, तो उसके जो स्पर्म है वो स्पर्म उस टी लूप के कारण ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये भी आईयूसीडी भी एक बहुत कारगर तकनीक है। और जब वुमेन को चाहिए कि नहीं अब मुझे चाइल्ड प्रोड्यूस करना है, तब वापस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर उसी बैरियर को, आईयूडी को फीमेल की बॉडी से हटा देंगे। तो ये भी एक टेक्निक है, कौन सी, अपने अपना
टेम्परेरी मेथड्स में आईओडी, आईयूसीडी, इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, बहुत आता है परीक्षा के अंदर। एक होता है एमटीपी। एमटीपी मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब कोई फीमेल है, अगर उसने मान के चलो ना तो कोई टेम्परेरी मेथड ना कोई परमानेंट मेथड अडॉप्ट की है और वो उसके अंदर प्रेगनेंसी अकर हो गई है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, और यदि अगर वो बच्चा नहीं चाहती प्रोड्यूस करना, तो किसी डॉक्टर के द्वारा उसके बच्चे को, उसके जो फिटस है, एम्ब्रियो है, उसको वो टर्मिनेट कर सकती है, मतलब उसे समाप्त कर सकती है। इस टेक्निक को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, ये मान के चलना बहुत बार 2-3 कारणों से भी की जाती है। एक तो ये कारण हो ही गया मेजर कॉज। दूसरा, कभी कभी क्या रहता है, बच्चे में कोई इनबॉर्न कोजेनाइटल डिसऑर्डर है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, बच्चे में पता चल गया रिपोर्ट में कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चा है, या उसको एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाव सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, या थैलेसीमिया है, या और कोई ऐसी सिकल सेल एनीमिया है, ऐसी कोई डिजीज़ है, तो उस बच्चे को हम लोग वहीं पे, उस फीटस को वहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है मेडिकल। और या कोई फीमेल है, वो रेप विक्टिम हो गई और रेप ड्यूरिंग रेप उसके अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो भी हम लोग एमटीपी कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर बहुत पूछते कि एमटीपी क्या है। एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। तो ये भी हमारा एक विधि है। इसके अलावा एक होता है लयबद्ध जनन। मतलब लयबद्ध जन्म का मतलब होता है रिदमिक कोइटस। रिदमिक कोइटस का मतलब होता है, आप सभी को मालूम है, मैंने पहले ही बताया था कि जो ह्यूमन फीमेल का अंदर जब ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब जो ओवरी से ओवम डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम रहता है, वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से लगा के 18 डेज तक एक्टिव रहता है। मतलब इस 18 डेज के अंदर अंदर अगर उस फीमेल ने मेल के साथ कोइटस करा, कॉपुलेशन करा, तो देर इज अ ब्राइट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर वो नहीं करती है, मतलब इसके बाद, तो धीरे धीरे क्या होता है, इनएक्टिव होता जाता है। तो लयबद्ध जनन का मतलब है कि इन जो समय है, ये समय जिसमें कि फर्टिलाइजेशन के बहुत प्रबल चांसेस होते हैं, मतलब देर इज ए ग्रेट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब वो रिप्रोडक्शन या कोइटस ना करें, मैथुन ना करें, और उसके बाद जो सेफ पीरियड है उसमें वो रिप्रोडक्शन करें, तो भी हम लोग चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। इसके अलावा जो रहता है, जो और बैरियर टेक्निक्स में, जो आजकल पॉलीथीन और रबर के बने हुए केप्स रहते हैं, जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा जनन के समय, मतलब कोइटस के समय, मैथुन के समय उनको पहना जाता है, उनको यूज़ किया जाता है। उनको हम लोग जनरली कॉन्डोम्स कहते हैं, जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो ये भी एक आपकी विधि है, जो हम लोग अस्थायी विधि के अंतर्गत रख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनके द्वारा हम लोग चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये तो चाइल्ड बर्थ कंट्रोल की विधियां हुई। अब कब समस्या ये भी हो रही है कि किसी को बच्चे ही नहीं हो रहे। यहाँ तो समस्या, कुछ लोग तो इसलिए परेशान है कि बच्चे बच्चे होए जा रहे हैं, कुछ इसलिए परेशान है कि हो ही नहीं रहे। मतलब समस्या दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार कैसी कि किसी के इतने हो रहे हैं कि वो उससे परेशान है कि हो ही जा रहे हैं, और किसी के बेचारे के परेशान है, लगा है तो भी नहीं हो रहे साथ बच्चे। अब वो क्या करेगा, जिसको बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके लिए वो आईवीएफ टेक्निक का यूज करेगा। आईवीएफ टेक्निक मतलब इनफर्टिलिटी को रिजॉल्व करने की सबसे आज मॉडर्न डे टेक्निक है, जिसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या बही पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्निक है, इसके द्वारा जो बेबी प्रोड्यूस होता है, उस बेबी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस टेक्निक में क्या काम करते हैं हम लोग, जो फीमेल है, ये उसके ओम को
और उसके जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म को, या कोई डोनर स्पर्म, अगर उसके मेल पार्टनर के स्पर्म इतने अच्छे नहीं है कि ओम को फर्टिलाइज करे, तो कोई डोनर है उसके स्पर्म को बाहर निकाल कर एक पेट्री प्लेट में लेबोरेटरीज के अंदर फर्टिलाइज करवाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के कुछ समय तक 32 सेल या 8 सेल स्टेज तक उसको वहीं पे क्लीवेज होने देते हैं, और उसके बाद फिर उसको वहाँ से निकाल कर या तो उसी महिला के यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में, या किसी दूसरी महिला के यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर दूसरी महिला के में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सरोगेट मदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सरोगेसी, ठीक है ना। और इस टेक्निक के द्वारा जो प्रोड्यूस बच्चा रहता है उस बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, हिंदी में परख नली शिशु कहते हैं। और ये टेक्निक का नाम होता है आईवीएफ, और पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा इसी में और दो और हैं, एक गिफ्ट है, गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर है, इसमें गेमेट्स को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा जाता है। एक जाइगोट है, जिप्ट है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर है। ये भी एक मतलब टेक्निक, इनके फुल फॉर्म्स आते हैं, जिप्ट गिफ्ट के पूरा नाम लिखिए, तो जिप्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट का पूरा नाम होता है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और एक होता है आईसीएसआई, इसका पूरा नाम होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, और एक कभी कभी आईवीएफ का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, इसका पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सब टेक्निक जो है, ये टेक्निक जो है ये क्यों खोजी साइंटिस्ट लोगों ने, इन टर्म्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन की समस्याओं को दूर करने के लिए। फिर इसी जनन स्वास्थ्य में एक टेक्निक है एमनोसेंटेंसिस, ये वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एमनोसेंटेंसिस जो टेक्निक है आप सभी को मालूम है, जब मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको समझाया था फर्स्ट इसके ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तो अपने अंदर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, 4 अतिरिक्त भ्रूण कलाएं होती है। इनमें होता है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइज और योग सेक। योग सेक बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है अपने अंदर। तो जो एमनियन होता है वो एमनियन उन 3 जनरल लेयर के अतिरिक्त होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के अलावा ये लेयर होती है, इसलिए इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एमनियन 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड रहती है, आउटर और इनर एमनियन, और इन दोनों एमनियन के बीच में एक कैविटी होती है जिसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। उस एमनियोटिक कैविटी में जो अपना एम्ब्रियो रहता है उससे निकली हुई सेल्स उस फ्लूइड के अंदर रहती है ना। तो उस फ्लूइड को निकालते हैं बाहर, और उन फ्लूइड में चूंकि एम्ब्रियो की सेल रहती है, उन सेल का क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं कि जो बच्चा माँ के यूट्रस में बच्चा डेवलप हो रहा है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसमें कोई इनबोर्न जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है ना, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऐसी कोई कोजेनाइटल डिसऑर्डर तो ना है, ठीक है ना। अगर है तो उसको फिर अपन वहाँ पे या तो हो सके तो उसका कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट है तो उससे संभव हो सकते हैं तो ठीक करें, या फिर उसकी एमटीपी कर दें, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दें। इसके लिए टेक्निक खोजी गई थी, जब हम ये पता कर सकते हैं कि उस एम्ब्रियो के अंदर क्या कोजेनाइटल डिजीज है, मतलब वो बच्चा कौन सी इनबॉर्न बीमारियों से जूझ रहा है, जब ये पता कर सकते तो हम ये भी पता कर सकते कि उस बच्चे का जो माँ की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है उसका सेक्स क्या है, वो मेल बेबी है फीमेल बेबी है, मतलब वो नर बच्चा है मादा बच्चा, मतलब पुत्र है या पुत्री है, ठीक है ना। तो ये जब इसका एनालिसिस भी किया जा सकता है, इसके कारण से हमारे देश में क्या हुआ, जब उसका ये करने ये टेक्निक आई तो इसका उपयोग तो कम दुरुपयोग ज़्यादा होने लगा। इससे क्या हुआ कि जो बच्चे का जो भ्रूण का लिंग है, मतलब एम्ब्रियो का सेक्स है, वो डिटेक्ट करने लगे लोग और डॉक्टर्स की मदद से। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे देश में फीमेल इन्फेंटिसाइड की जो समस्या है वो ज़्यादा होने लगी, मतलब जो गर्भपात जिसको बोलते हैं, और कौन सा कन्या भ्रूण हत्या सामान्य भाषा में अपन बोले, ठीक है ना। कन्या भ्रूण हत्या के कारण से हमारे समाज में क्या होने लगा कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स चाइल्ड की संख्या कम हो गई। अब गर्ल्स चाइल्ड की संख्या कम हो गई तो हमारे देश में सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो गया, जिसको हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं।
लिंगानुपात मतलब होता है पर 1000 मेल के ऊपर फीमेल्स की संख्या, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहते हैं। अब आज अपन देखते हैं कि बहुत सारे समाज ऐसे हैं, बहुत सारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर विवाह योग्य लड़कियां नहीं मिल रही लोगों को। तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कन्या भ्रूण हत्या। तो ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को बेंड कर दिया गया भारत में। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो है ना, बहुत अच्छी टेक्निक थी और ये भ्रूण की असामान्यताओं को जांच करने की टेक्निक थी। मतलब इट इज ए टेक्निक टू डिटेक्ट द एबनॉर्मलिटीज ऑफ एम्ब्रियो या इनबोर्न जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने की एक टेक्निक थी। इसलिए इसका शॉर्टकट में नाम होता है AFT, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, है ना। और अब इस टेक्निक के कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसके कारण से इस टेक्निक को ऑलमोस्ट भारत में अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एमनियोसेंटेंसिस का क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आता है कि व्हाट इज एमनियोसेंटेंसिस, मतलब एमनियोसेंटेंसिस क्या है। तो एमनियोसेंटेंसिस जो है एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर उसमें गुणसूत्री विश्लेषण करके, मतलब क्रोमोसोमल एनालिसिस करके भ्रूण की असामान्यताओं की जांच करने की टेक्निक को एमनियोसेंटेंसिस कहते हैं। इसको एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस परीक्षा के इस चैप्टर में से आता है। इसके अलावा एक यौन संचारित रोग वाला है, वो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एड्स के ट्रांसमिशन के क्या कारण है, मतलब एड्स एक रोगी व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है। ये भी एक क्वेश्चन है जो भी परीक्षा के अंदर आता है। ये भी वो मेरा जो स्टडी वाला जो लेक्चर है उसमें आप लोग देखोगे तो आपको ऑल टुगेदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर था। इसमें से आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा चैप्टर है। हालांकि नीट के एग्जाम में बहुत वेटेज है इसका, बहुत वेटेज है इसका। मतलब नीट के एग्जाम में जरा से छोटे से अध्याय में से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सोचो आप लोग, बड़े बड़े चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये प्योर मेडिकल साइंस से रिलेटेड चैप्टर है ये। ठीक है ना। पूरा मतलब आज वर्तमान में जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्या क्या चीजें चल रही है उससे रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए ये पूछते हैं। और नीट की एग्जाम आप सभी को मालूम है क्यों हो रही है। नीट की एग्जाम इसलिए करवाती गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फ्यूचर डॉक्टर्स, मतलब भविष्य में जो डॉक्टर बनना चाहते बच्चे उनके लिए वो एग्जाम करवाती है। ठीक है ना। तो इसलिए वो वहाँ पे उसका ज़्यादा वेटेज रखा है। अभी भले बोर्ड के एग्जाम में अपने भले ही प्रश्न कम आए, बट इस चैप्टर को आप बहुत थोरोली और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। और अगर ये चैप्टर अगर आपने नहीं समझा तो आपको आगे जाकर बहुत समस्याएं आएंगी। ठीक है ना। तो ये चैप्टर मतलब हमारा बहुत उपयोगी चैप्टर है ये। और इसमें से गिफ्ट, जिफ्ट, MTP, IVF, STD, IUCD, ये सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो है इनके फुल फॉर्म्स आप लोग अच्छे से याद करें। एड्स का पूरा नाम, एड्स किस वायरस से होता है, एड्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, एड्स के ट्रांसमिशन के क्या कारण होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के अंदर से पूछते हैं। बाकी जो सरल प्रश्न है वो तो मैंने आपको बिल्कुल टच एंड गो वाला काम कर दिया, प्रश्न समझा दिया, उसका उत्तर अगर मैं नहीं भी समझूंगा तो भी आप इतने बुद्धिमान है कि आप लोग उसको लिख देंगे। ठीक है। तो ये आप लोगों का एक बहुत ही उपयोगी चैप्टर हमारा आज समाप्त हुआ। आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना। और ऑल द बेस्ट।